हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर की जो ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, इसमें हम पॉलिटी में 20 से 25 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के, उनकी यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पॉलिटी में पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 38 है, जिसके 150 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और इस चैप्टर में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 151। नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है। यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनका टेन्योर कितना होता है, उसके रिस्पेक्ट नगर पालिकाओं के टेन्योर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। तो जो नगर पालिका होती है उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और जिस दिन नगर पालिका की पहली बैठक होती है, प्रथम सम्मेलन होता है, उसी दिन से उसकी गणना शुरू की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। थर्ड, नगर पालिका की अवधि 5 साल की होती है, नगर पालिका का टेन्योर 5 साल का होता है, ये भी आपका करेक्ट है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए ही गठित की जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। जो नगर पालिकाएं होती हैं इनका टेन्योर 5 साल का होता है, और अगर 2 साल में इसे विघटित कर दिया गया है तो जो रिमेनिंग 3 साल बचते हैं उसी के लिए नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा, और जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे तो अगले 5 सालों के लिए फिर से नगर पालिका का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि अगर नगर पालिका 5 साल का टाइम पूरा करने से पहले ही विघटित हो जाती है तो जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ होता है उसी के लिए नए नगर पालिका का गठन किया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर करेक्ट है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 यू तथा छत्तीसगढ़ की नगरपालिका परिषद अधिनियम 1961, जिसे संशोधित भी किया गया है, इसकी धारा 36 के अनुसार नगरपालिका की जो अवधि होती है, टेन्योर होता है, उसकी गणना प्रथम सम्मेलन यानी कि उसकी नगरपालिका की पहली बैठक की तिथि से ही की जाती है। नगरपालिका की अवधि 5 साल की होती है, और किसी नगरपालिका की अवधि समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका का विघटन अगर हो जाता है तो कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल बचे शेष भाग के लिए ही गठित की जाएगी। इस प्रकार यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगरपालिका का गठन 3 साल के लिए ही होगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है नगरपालिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 152, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर नगर पालिका के परिषद के अध्यक्ष को प्रत्यावर्तन यानी कि चेंज करना है तो उसके विषय में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसमें बोला गया है कि जो नगर पालिका परिषद के 3/4 मेंबर होते हैं उनके साइन के साथ में ये प्रस्ताव प्रत्यावर्तन का यानी कि परिवर्तन का प्रस्ताव प्रारंभ किया जाएगा, ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को अगर चेंज करना है तो उसके लिए उस परिषद के जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 3/4 इलेक्टेड मेंबरों के द्वारा उनके साइन के साथ में ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। थर्ड, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करते हैं तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। फोर्थ, सामान्य मतदाताओं के द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जाता है, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो सामान्य मतदाता होते हैं उनकी बहुमत के द्वारा ही अध्यक्ष को चेंज किया जाता है, ये करेक्ट है। आगे इसमें फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला गया है सामान्य मतदाताओं के 2/3 मेजोरिटी से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जाता है, ये इनकरेक्ट है।
पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ये आपका करेक्ट है। सिक्स्थ स्टेटमेंट सही है। पूरे कार्यकाल के अंदर सिर्फ एक बार ही प्रत्यावर्तन की यानी कि चेंजेस की प्रक्रिया लाई जाती है। पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जिसमें सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। सामान्य मतदाताओं के द्वारा जिन्होंने प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर मतदान में भाग लिया होता है, उनकी आधी से अधिक संख्या ने यदि प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत दिया है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जाता है, अध्यक्ष को चेंज किया जाएगा। सेकंड, परिषद के जो 3/4 निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके साइन के साथ में इस प्रस्ताव की कार्यवाही को शुरू किया जाता है। आगे थर्ड स्टेटमेंट में बोला है, अध्यक्ष के निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद, जो अध्यक्ष होते हैं उनके इलेक्ट होने के 2 साल के बाद मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के आधे समय के बाद ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। जो अध्यक्ष इलेक्ट हुए हैं उनके हाफ टाइम कंप्लीट करने के बाद ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तथापि उसके पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो आपकी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी जो फर्स्ट और फिफ्थ है वो आपकी इनकरेक्ट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 153, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नगरों की पंचायत होती है उसकी वार्ड समिति के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अलग अलग वार्ड होते हैं इनमें से कुछ वार्ड को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। सेकंड, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वार्ड समिति होती है इसके अंदर जो वार्ड से निर्वाचित पार्षद होते हैं वही वार्ड समिति के सदस्य होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि वार्ड समिति के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो वार्ड समिति के अध्यक्ष होते हैं उसे नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। संविधान के आर्टिकल 243 में ये प्रावधान दिया गया है कि ऐसी प्रत्येक नगरपालिका परिषद या फिर नगर पंचायत में जिसकी जनसंख्या 3 लाख या फिर 3 लाख से अधिक होती है, वहां पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 72A के अनुसार हर एक वार्ड समिति में उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं। जो हर एक वार्ड होते हैं उनमें उन वार्ड के जो पार्षद होते हैं वही वार्ड समिति के सदस्य होते हैं। आगे इसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 72 के अनुसार प्रत्येक वार्ड समिति में उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं। साथ ही वार्ड समिति में निर्वाचित पार्षद के अतिरिक्त वार्ड समिति में प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे 2 व्यक्ति को वार्ड समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा पर महापौर के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो जो वार्ड समिति होती है इसके अंदर जो 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है वह महापौर के द्वारा किया जाता है, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान होता है या फिर उन्हें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तथा पार्षद चुने जाने की योग्यता भी वे व्यक्ति रखते हैं, तभी उन्हें मनोनीत किया जाएगा। वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुनती है। तो जो वार्ड समिति होती है वह अपनी पहली बैठक में ही एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष बना लेती है, अपना अध्यक्ष चुनती है। तो क्वेश्चन नंबर 154, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा।
यहाँ पर आपको बताना है कि कोई ऐसा पार्षद है जो विधि व्यवसायी है, यानी कि जिसने लो किया हुआ है, अगर वह किसी और व्यक्ति की तरफ से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध में अगेंस्ट में कोई कार्य करता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ऑप्शन बी, पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन सी, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा। ऑप्शन सी, यह पार्षद का विशेष अधिकार है। ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, कलेक्टर उसे उसके पद से हटा देगा। यदि कोई पार्षद जो कि विधि अधिकारी होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से परिषद के विरुद्ध में कोई कार्य करता है तो जो कलेक्टर होते हैं वह पार्षद को उनके पद से हटा देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 जिसे संशोधित भी किया गया है, इसकी धारा 41 और उपधारा 2 खंड ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पार्षद चुना गया है और नगर पालिका परिषद के विरुद्ध में विधि व्यवसायी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य भी करता है तो जिला अधिकारी कलेक्टर उसे उनके पद से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में अगर किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है तो वह कैसे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों के द्वारा किया जाएगा। सेकंड, अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा किया जाएगा। थर्ड, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। फोर्थ, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचनों में से होगा। तो यहाँ पर आपकी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। अगर उत्तर प्रदेश में की नगर पालिका के अध्यक्ष का इलेक्शन होना है, निर्वाचन होना है, तो उस नगर के निर्वाचन सूची में जितने लोग हैं उन सभी निर्वाचकों के द्वारा होगा और उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से ही होगा। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, जो कि उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचक भी होते हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ मैच दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। एक साइड आपको कुछ नगर और कस्बे दिए गए हैं और दूसरी साइड स्थानीय निकाय दिए गए हैं, यानी कि इन नगरों के अंदर कौन से स्थानीय निकाय हैं। लखनऊ में छावनी परिषद, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद और काकोरी में नगर पंचायत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये आपका इनकरेक्टली मैच है। बाकी सब सही है। लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है और काकोरी नगर पंचायत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है बल्कि नगर निगम है। अन्य ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो सही है। लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है। क्वेश्चन नंबर 157, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उनके द्वारा किन किन चीज़ों का गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का, जिला नियोजन समिति का, राज्य वित्त आयोग का और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड का। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिया गया है वो करेक्ट है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिला नियोजन समिति का गठन हुआ था और राज्य के वित्त आयोग का गठन हुआ था। ये तीनों आपके करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ में दिया गया है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, इसका गठन इन संशोधनों के द्वारा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए थे जो इस प्रकार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के, और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है इसका गठन आर्टिकल 243 के अंडर किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत किया गया था। और जो नगर पालिकाएँ हैं जिनके लिए
74वां संशोधन हुआ था 1992 में ही। उनके लिए जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243ZA और राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243Y और जिला नियोजन समिति आर्टिकल 243ZG में बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बताया गया है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के द्वारा किन किन चीज़ों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 158, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य था देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, निम्न में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वह किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। फर्स्ट, जिला योजना समितियों का गठन करने की व्यवस्था, ये आपका इनकरेक्ट है। राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की व्यवस्था, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो 73वां संशोधन है वह राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन करता है और इस निर्वाचन आयोगों के द्वारा पंचायतों के चुनाव कराता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की व्यवस्था करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। राज्य को वित्त पोषित करने के लिए वित्त आयोगों की स्थापना की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा सभी पंचायतों के चुनाव कराने की और आर्टिकल 243I के तहत राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला आयोग समितियों के गठन की व्यवस्था आर्टिकल 243ZG में है, जो कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और बाकी जो ऊपर आपको तीन दी गई हैं वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 159, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन सदस्य कितने होते हैं और पदेन सदस्य कितने होते हैं। ऑप्शन ए 20 निर्वाचित और 3 पदेन। ऑप्शन बी 20 निर्वाचित सदस्य और 10 पदेन सदस्य। ऑप्शन सी 20 निर्वाचित सदस्य और 5 पदेन सदस्य। ऑप्शन डी 20 निर्वाचित सदस्य और 2 पदेन सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जिला आयोजन समिति के अंदर 20 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और जो 5 सदस्य होते हैं वह पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया गया है। इसमें उपबंध दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति की जो सदस्य संख्या होती है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि राजस्थान में 25, बिहार में 34, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40 संख्या है और छत्तीसगढ़ में 20 संख्या दी गई है। क्योंकि यहाँ पर आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि राजस्थान में जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य निर्वाचित इलेक्टेड होते हैं और जो 5 सदस्य होते हैं वह मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो जिला योजना समिति होती है वह उनके सदस्यों की संख्या हर राज्य के अंदर अलग अलग हो सकती है। तो जो राजस्थान की संख्या यहाँ पर बताई गई है वो 25 होती है टोटल, जिसमें 20 सदस्य इलेक्टेड होते हैं और 5 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 243ZD, ऑप्शन बी आर्टिकल 244ZD, ऑप्शन सी आर्टिकल 242ZC और ऑप्शन डी आर्टिकल 243ZE। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 243ZD के द्वारा भारत के अंदर जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
जिला योजना में कौन सी पंचायतों को सम्मिलित किया गया है? नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को उत्तर प्रदेश की जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या फिर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है भारत के अंदर महानगर योजना समिति के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। जो महानगर योजना समिति होती है वह भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, ये आपका करेक्ट है। सेकंड, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जिस महानगर के लिए योजना समिति का गठन किया गया है वह उस महानगर के लिए उसके विकास के लिए योजना का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करती है, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। थर्ड, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो महानगर योजना समिति होती है वह जिस नगर के लिए विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करती है उस ड्राफ्ट को तैयार करके वह बस सरकार के पास भेजती है, गवर्नमेंट के पास उसे भेजती है। सिर्फ इतना ही कार्य होता है योजना समिति का। उसके उनका सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं होती हैं उनको लागू करने का कार्य इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243ZE के तहत देश में प्रत्येक महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। तथापि इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार करने से संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित है। यानी कि यह जो महानगर योजना समिति है यह विकास योजना का प्रारूप तैयार करके संबंधित सरकार को भेजती है, उनकी योजना को लागू नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन महात्मा गांधी की जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। ऑप्शन ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है। किसी भी परिवार के जो वयस्क सदस्य होते हैं वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम नरेगा अगस्त 2005 में संसद के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था तथा इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिसूचित किया गया था। फिर इसे 2 फरवरी 2006 में लागू करके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य था प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं उनको कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल मैनुअल वर्क रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। ये जो नरेगा स्कीम लाई गई थी जिसको 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, इसका एम ये था कि जो ग्रामीण परिवार होते हैं उनके वयस्क सदस्य को जो काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें कम से कम साल के अंदर 100 दिन के लिए काम दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 164, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में
आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मनरेगा स्कीम होती है उसमें संपादन करने और उसका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। ऑप्शन ए ग्राम सभा की, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की, ऑप्शन सी राज्य सरकार की और ऑप्शन डी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्राम पंचायत की ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक विकास योजना तैयार करेगी और मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सहकारिता आंदोलन, ऑप्शन डी सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES था, जो कि 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट आया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।